नमस्कार। आगे की कहानी बताने के पहले मैं फिर एक बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पीछे शायद कही भी है कि इस श्रृंखला की शुरुआत जब मैंने सोचा कि की जाए तो कई लोगों ने कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान के एक छोटे से बल्कि बहुत छोटे से हिस्से अवध के बारे में क्यों पूरी कहानी बताना चाहते हैं। तो मुझे लगा, और उसमें चूँकि मैंने इतिहास के विद्यार्थी हूँ, मैंने पढ़ा भी था इसको, तो मुझे लगा कि एक किसी भी राष्ट्र के समाज के, स्पेशली अगर राष्ट्र पुराना और समाज भी पुराना है, तो पूरे कालखंड में कई बार ऐसा समय आता है जब वो समय थोड़ा सा अनिश्चित और षड्यंत्र से परिपूर्ण होता है और उस समय कोई नियम कानून नहीं होते। तो उस कालखंड के में जो काम होते हैं उसके परिणाम और उसके वो बहुत बहुआयामी और बड़े दूरगामी होते हैं। और इस कसौटी पर अवध की जो कहानी है वो बड़ी खरी उतरती है, भले ही वो एक छोटा सा हिस्सा हो, एक छोटा सा राज्य रहा हो, पहले 24 जिलों का, बाद में 12 जिलों का। लेकिन जिस कालखंड की अवध की ये कथा है, अवध की इस कथा ने न सिर्फ अवध पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति और समाज दोनों पर बड़ा ज़बरदस्त असर डाला, जिसके कहानी आप धीरे धीरे सुनेंगे। इस वजह से मुझे लगा कि इस कहानी को बार बार कहना चाहिए ताकि लोग सुने और थोड़ा आनंद लें, थोड़ा सा भी लें। बहरहाल अब बात आगे की बात जो मैंने कहा कि अब सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अपने राजनीतिक जीवन के अगले पड़ाव की ओर सोचा, और वो पड़ाव था मुग़ल बादशाह का वज़ीर बनने का। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो दौर ही षड्यंत्र से भरपूर था, जिसमें कहीं कोई नियम कानून नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी सफल हो जाता था, जो जीता वही सिकंदर का कानून था। दिल्ली के गद्दी पर, जैसा मैंने पहले भी बताया, मोहम्मद शाह रंगीला बैठे हुए थे और वो अच्छा खासा 1718 से 1748 करीब 30 साल उन्होंने शासन किया। और जैसा उस ज़माने के बादशाहों नवाबों का दस्तूर था, उनका भी व्यक्तित्व बहुआयामी था, बहुत व्यसनी और बहुत ही रंगीले टाइप के आदमी भी थे वो, जैसा इसीलिए उनके नाम के आगे ही रंगीला शब्द लगा दिया गया। लेकिन उनके अंदर गुण भी थे, ऐसा नहीं है। और कम ही लोगों को मालूम होगा कि अब चूँकि राजाओं से अपेक्षा की जाती है, नवाबों बादशाहों से, कि उनकी वीरता का ही वर्णन किया जाए, उनकी इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया जाए। लेकिन बहुत से नवाब बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने लेखन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। जैसे मैंने पहले बताया, जो दक्षिण भारत के आखिरी महान सम्राट हुआ करते थे कृष्णदेव राय, वो अपनी किताब उम्मुक्त मालियत के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें होती थी। उसी तरीके से वैसा ही चरित्र मोहम्मद शाह रंगीला का भी था। और शुरुआती परेशानियों पर काबू पाने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला एक स्थिर शासन दे रहे थे और कुल मिला के मामला ठीक ठाक चल रहा था। अब औरंगज़ेब की हालांकि मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन चूंकि मुग़ल बादशाह और मुग़ल शासन उस समय का सबसे प्रोमिनेंट शासन था, और शाहजहां और औरंगज़ेब के ज़माने में जो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी थी उसका 1/4 अकेले हिंदुस्तान कवर करता था। इसलिए और उसी ज़माने में हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया कहा भी जाता था। करीब आज के शब्दों में कहें तो 24-25% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उठता था। मतलब उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो 24-25% की फीसदी की दर से बढ़ती थी। और जाहिर सी बात है, अगर इतनी अर्थव्यवस्था थी तभी बड़ी बड़ी तमाम इमारतें, लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हुआ, ये सब तमाम इमारतें उस ज़माने में बनी। तो कहीं ना कहीं जो उस समय की जो अच्छी संपन्न इकोनॉमी थी उसका भी इसमें रोल रहा होगा। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा ही था। और शाहजहां अपने ज़माने में पूरी दुनिया का सर्वाधिक धनी और सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट माना जाता था। औरंगज़ेब के साथ ऐसा नहीं था। हालांकि उस औरंगज़ेब ने शाहजहां से बड़ी टेरिटरी पर शासन किया, लेकिन उसके व्यक्तित्व के जो दूसरे पहलू थे उन्होंने उसको उतना प्रोमिनेंट और उतना प्रसिद्ध बादशाह नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल 50 साल शासन उसने भी किया और उसका भी शुमार
दुनिया के धनी और शक्तिशाली बादशाहों में होता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी करीब 30 साल शाहजहां का शासन और 50 साल औरंगजेब का शासन, तो पूरी दुनिया में ये बात प्रसिद्ध थी कि हिंदुस्तान के पास इस कदर पैसा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसा बाहर के मुल्कों में एक धारणा थी और काफ़ी हद तक ये धारणा सही भी। दूसरी धारणा ये भी फैल रही थी कि औरंगजेब की डेथ के बाद ये हो रहा था कि अब मुगल बादशाह या मुगल शासन उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना औरंगजेब के ज़माने तक हुआ करता था। बट इवन देन, बावजूद इसके एक दबदबा मुगल शासन का पूरी दुनिया पर तब भी बरकरार था। लेकिन ऐसे लोग भी अब होने लगे थे जिनके दिमाग में बात थी कि कुछ इस कमज़ोर बढ़ते मुगल शासन से अगर फ़ायदा उठाया जाए तो क्या ही, इसमें कोई बुराई नहीं। उसी तरीके का एक ईरान का शासक हुआ करता था, नादिर शाह। नादिर शाह बेसिकली गडरिया था। गडरिये से वो कालांतर में कई वजहों से, उस समय पूरी दुनिया में ही षड्यंत्रकारी माहौल था, दुर्लभ संधियों का शासन हुआ करता था, कोई नियम कानून नहीं था, तो कोई कुछ भी बन सकता था। तो उसी तरीके से नादिर शाह भी था। नादिर शाह गडरिये से उन्नति करते करते ईरान का बादशाह बना। और जाहिर सी बात है, इस पृष्ठभूमि और उस षड्यंत्रकारी माहौल में जो ईरान का बादशाह बना, तो पैसे वैसे उसके पास ज़्यादा नहीं थे और शासन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। तो उसको लगा कि अगर किसी तरीके से हिंदुस्तान तक जा करके कुछ पैसे ले आए जाए तो हमको शासन करने में सहूलियत हासिल होगी। ये तो उसकी सोच थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी हिंदुस्तान आने से उसको शुरुआती हिचक थी। उसको लग रहा था कि हिंदुस्तान की तरफ चल तो पड़ेंगे, लेकिन वहाँ अंदर जाने में पता चलेगा कि क्या माहौल है। तो वो चल तो पड़ा, लेकिन वहाँ पर आकर के हरियाणा तक पहुँचते पहुँचते उसने पड़ाव डाल दिया और वहाँ पर रुक गया। उसके आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं। और इधर मोहम्मद शाह रंगीला का आलम यह था कि अपनी शक्ति के बद में तो था ही, और उसको ये भी था कि भाई मुगल कितने कमज़ोर हो गए, मुगल होते हैं। तो उसके जब जासूस ला के खबर ला रहे थे कि साहब नादिर शाह चल पड़ा, यहाँ तक आ गया, तो बड़े आश्चर्य से कहता था कि अच्छा आगे आ गया। और झज्जर में आगे जब उसने पड़ाव डाल दिया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बड़े आश्चर्य से कहा कि अरे यहाँ तक आ गया, बड़े आश्चर्य की बात देखते हैं। तो उसके आने को शुरुआती दौर में उसने बहुत ही जिसको करिए प्रमुखता से मोहम्मद शाह रंगीला ने लिया ही नहीं, क्योंकि उस ज़माने बहुत से लोग दिल्ली मुगल शासन को फतह करने के इरादे से आते थे और थोड़ा बहुत आगे बढ़ करके और मार खा के चले जाते थे। कई वजहों से नादिर शाह झज्जर तक आ गया, लेकिन उसके आगे बढ़ने की उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। वो वहीं ख़ीमा डाल करके बैठ गया और उसने मोहम्मद शाह रंगीला को संदेश भिजवाया कि मतलब जो भी संदेश रहा हो कि हमें आपसे संधि करनी है, और कोई मतलब उस संदेश का मतलब ये था कि आप कुछ पैसे हमको दे दीजिए, तुम लौट जाएं, लड़ाई बड़ाई में हमारे बहुत यकीन नहीं है। अब ये जब इतनी बड़ी समस्या आके सामने बैठ गई और वो उतना बड़ा ईरान का शाह अच्छी खासी सेना के साथ झज्जर तक आ ही गया, तो फिर मुगल दरबार में बैठे हुए भाई किया जाए। तो दो खेमे बने। एक ने कहा कि इससे लड़ाई करके इसको समस्या से निपटा जाए, और एक खेमा जो था वो जो आसिफ जहाँ थे, जो दक्कन के सूबेदार थे, दक्कन आज की तारीख में जिसको हैदराबाद कहेंगे, उन्होंने कहा कि सब लड़ाई भिड़ाई से क्या फ़ायदा, मोहम्मद शाह से उन्होंने कहा, और वैसे भी गड़िया है, दरिद्र है, इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं, उसको कुछ पैसा दे दीजिए, चला जाएगा। वैसे वो भी केवल पैसे के इरादे से आया, जैसी मुझे मेरी लोगों से जानकारी मिली है, लड़ाई भिड़ाई करने का उसका भी इरादा नहीं है। तो और जैसा उस ज़माने का चलन था वैसे भी सरकास्टिक थे। सरकास में कहा मोहम्मद शाह वो आसिफ जहाँ ने कि हुजूर गडरिये की औलाद है, वो 2 करोड़ मान जाएगा, 5 करोड़ उसको दे देते हो, उतने में चला जाएगा। ये बात मोहम्मद शाह रंगीला के भी समझ में आई कि भाई बिलावजा वहाँ लड़ाई भिड़ाई करने से, खून खराबा करने से अच्छा है कि एक बदअमनी तो पैदा होगी, सेना जाएगी, सारी बातें, पूरा जो एक बना हुआ स्ट्रक्चर है वो खंडमंडल होगा। तो उन्होंने आसिफ जहाँ को उससे ये समझौता वार्ता करने के लिए उसको झज्जर रवाना किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने आसिफ जहाँ चल पड़े और वहाँ जाकर के उन्होंने संधि की शुरुआती बातचीत की। इसकी अगली कथा अगली बार। फिलहाल यहीं रुकते हैं। नमस्कार।